देख रहे हैं 5 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। इस बीच अहम खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 2 दिन में तबलीग से जुड़े 647 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में 336 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने सिंगर, देश की आवाज अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभिजीत, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। आज मैं शुरुआत इसी बात से करूंगी कि प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे आए और उन्होंने जो अपील की है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे सब लगा कि संयम के साथ, तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री ने इतने बड़े एक विशाल का देश, इतना बड़ा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री में एक प्रधानमंत्री दिखा, एक लीडर नहीं दिखा, एक पॉलिटिकल वो नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात यही थी कि संयम था और जो होना चाहिए इस वक्त। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब सीएम थे या नरेंद्र मोदी साहब जब पीएम बनने का इलेक्शन लड़ रहे थे, तब के प्रधानमंत्री, तब के मोदी साहब और अभी के मोदी साहब में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आज पूरा वर्ल्ड उनको लीडर मानता है और उनका जो आचरण, उनका जो व्यक्तित्व और उनका जो एक पर्सनालिटी, पर्सोना जो है, वो इतना चेंज हुआ है कि ऐसा लगता है कि वो इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को संबोधित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जहां पे एक बच्चा भी आज मतलब सोचता है कि आज क्या कहेंगे मोदी जी, क्या कहेंगे मोदी जी, क्या कहेंगे, वेट करते हैं लोग। और सबसे ज्यादा वेट तो अपोजिशन वाले करते हैं कि क्या कहेंगे, तो उनको कुछ मसाला चाहिए। जी, तो जो आज अपील प्रधानमंत्री ने की कि आप रविवार को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइटें बंद कर दीजिए, आप दीप जलाइए, चाहिए तो आप टॉर्च जलाइए या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए, आप क्या करेंगे उसके लिए? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको आइकॉन की तरह देखते हैं, आप क्या करेंगे इनमें से? मुझे तो अगर रोज कहा जाए तो मैं रोज यही करूँ, क्यों करने का तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक कारण तो मिला। एक बोलते कारण हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि एक कर्म तो हमको मिला कुछ करने का। और सबसे बड़ा संदेश ये कि ये कहा जा रहा है कि आप उसमें ये शो कीजिए कि आप अकेले नहीं है। 130 करोड़ लोग साथ में हैं, उसमें से कौन लोग साथ में नहीं होंगे ये उनका दुर्भाग्य है। जो लोग इसमें साथ में नहीं है, जो लोग दिया नहीं जलाएंगे या जो लोग उस दिन नहीं मनाएंगे, तो ये उनका दुर्भाग्य है। हम तो भाग्यशाली हैं जो मैं उसमें से शामिल हूँ। मैं उन 130 करोड़ में से एक हूँ। तो इतने 10 दिन के पीरियड में बहुत सारे लम्हे आए होंगे जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा अभिजीत की बहुत दिन हो गए, अब कब बाहर निकलेंगे इन तरह की स्थितियों से। हम भी कई बार सोचते हैं कि हम ऑफिस में आ रहे हैं लेकिन जो घर के लोग हैं उनके साथ वो लोग घर पे ही कैद हैं। आपको कभी ऐसा महसूस होता है? और अगर ऐसा उन लोगों को महसूस होता है तो उनको आप अपनी सिंगिंग के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंगिंग के जरिए तो मैं मैसेज दूंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये दिन तो मुझे पहले भी देखने को मिले थे। तब मैं सोचता तो घर से निकल के कहाँ जाऊं, कुछ है नहीं करने को। बीच में मैं और उदित एक साथ एक जगह आपके चैनल में शायद थे, तो यही बातें हो रही थी हमारी कि भाई हम तो इसके पहले सालों साल घर पे बैठे रहे, बाहर निकलते तो कहाँ निकलते समझ में नहीं आता था। तो फिर आज लेकिन अलग है। तब हमारे पास कुछ था नहीं कि बाहर निकलते, आज हमारे पास सब कुछ है बाहर निकल के करने को। लेकिन आज अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज देख लीजिए कि ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो देश के लिए हो रहा है कि आप रहेंगे तो आप भी रहेंगे, नहीं तो कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जानवर सब रहेंगे,
सिर्फ हम नहीं होंगे। अभिजीत, तो आपके मान उन जाइए, करोड़ों फैंस के साथ नाइंसाफी होगी अगर आप वो गाना जो अभी मौजूदा स्थिति में आप अपने फैंस तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन फैंस चलिए। के साथ नाइंसाफी होगी। जी, मैं उन तमाम 130 भारतीयों के लिए उस दिन के लिए मैं उनसे चाहता हूँ कि आप लोग भी वादा कीजिए, मेरे साथ वादा कीजिए कि उस दिन साथ में होंगे। वो गाना ये होगा, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, वादा रहा सनम। जी हाँ, 9 तारीख जी को अभिजीत, बहुत बहुत होंगे शुक्रिया। जुदा बिल्कुल न हम। बिल्कुल वादा रहा, और पूरा देश 130 करोड़ भारतीय आज यही वादा कर रहे हैं जिस वादे को आपने यहाँ पर गाकर भी सुनाया। इस वक्त सीधे चलेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना है पूरी तरह से। मैं लगातार डॉक्टर्स के टच में हूँ। इसके बाद भी 6 बजे भी मैं अभी कई सारे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। सारी तैयारी है हम लोगों की। भगवान ना करे कोरोना फैले, लेकिन अगर कोरोना फैला तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि दिल्ली में हम लोग लॉकडाउन की वजह से जो गरीबों को परेशानियां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए कई सारे हम सब लोगों ने कदम उठाए हैं। एक तो 71 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड हैं, एक एक व्यक्ति को हम 7.5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। वो राशन की सारी दुकानों से राशन मिलना चालू हो गया है। लगभग 60% लोगों को राशन मिल भी चुका है, थोड़े लोग बचे हैं। अब 4-5 दिन के अंदर ही 60% और 71 लाख लोगों में से 71 लाख लोगों में से 60% लोगों को राशन मिल चुका है। दूसरा, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनको भी हमने राशन देने की योजना बनाई है और अगले कुछ दिनों में उनको राशन देना हम चालू कर देंगे। हमने 8 लाख सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को, विडोज को, जो विधवाएं हैं और हैंडीकैप्ड लोगों को 5-5 हज़ार रुपये उनके पेंशन जा चुके हैं। 5-5 हज़ार रुपये पेंशन और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में चले जाएंगे। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम 5-5 हज़ार रुपये वो दे रहे हैं उनके अकाउंट में, ताकि उनको मदद मिल सके। और जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ग्रामीण सेवा ड्राइवर्स हैं, आरटीवी ड्राइवर्स हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं ताकि उनको मदद मिल सके। इसके अलावा गरीब लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, दिल्ली में कोई भूखा ना रहे, उसके लिए 1780 सेंटर्स पूरे दिल्ली में खोले गए हैं। 1780 केंद्रों के ऊपर खाना सुबह शाम लंच एंड डिनर दिया जा रहा है। कल 1780 सेंटर्स में 6,52,850 लगभग 6.5 लाख लोगों ने कल लंच किया और लगभग 6,30,000 लोगों ने कल डिनर किया। जैसा मैंने बताया था कि 10 लाख लोग भी अगर आ जाएं, 10 लाख लोगों के खाने का इंतज़ाम है हमारे पास, लेकिन अब खाने का इंतज़ाम ज़्यादा है, लोग कम आ रहे हैं। 6.5 लाख लोगों ने लंच किया, 6,30,000 लोगों ने डिनर किया और 328 जगहों पे हमने लोगों को रहने का इंतज़ाम किया है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, जो लोग माइग्रेट होकर जाना चाह रहे थे दिल्ली के बाहर, उन लोगों को हमने सांत्वना दी कि चिंता मत करो, आपके लिए रहने का इंतजाम है। तो 328 केंद्रों के ऊपर 57,270 57,000 लोगों के रहने का इंतज़ाम किया है। अभी वहाँ केवल 11,443 लोग हैं, केवल 11,500 लोग रह रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोगों के रहने का हमारे पास इंतज़ाम है। एक व्हाट्सएप नंबर आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोरोना से संबंधित जानकारी चाहिए
तो आप इस पे अभी मैं जो व्हाट्सएप नंबर दूंगा इसे सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। अगर आप इस पे हाय या हेलो या कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आपको जवाब में एक मेन्यू आ जाएगा और उस मेन्यू के हिसाब से फिर आगे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोरोना से संबंधित जितनी भी किस्म की कहाँ खाना मिल रहा है, कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं, कोरोना के बारे में दिल्ली सरकार की क्या क्या व्यवस्था, सारी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मिल सकती है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 8800007722। इसको आप सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में और इसको आप इसके ऊपर हाय या हेलो लिख के भेजिए और उसके बाद आपको आगे ये बताता जाएगा कि क्या करना है। और आखिरी बात, हमारे दिल्ली के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, नगर निगम के स्कूलों में, सारे स्कूलों में मिला के लगभग 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे अभी घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। माँ बाप को समझ नहीं आ रहा बच्चों से कैसे डील करें। तो कल 3 बजे मैं, मनीष जी और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो बच्चों के और पेरेंट्स के प्रश्नों के भी जवाब देंगे। बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, बहुत सारे कोरोना को लेके क्वेश्चंस हैं। सो पेरेंटिंग इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, इसके ऊपर मैं, मनीष जी और कुछ एक्सपर्ट्स बच्चों के और पेरेंट्स के कई सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। सो कल 3। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जो कह रहे हैं कि तमाम तैयारियां की जा रही हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। दिल्ली सरकार के इंतजाम पूरे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 2 दिन में तबलीग से जुड़े 647 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक 24 घंटे में 336 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि अगर गलती की तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीछे चले जाएंगे। अब तक टोटल 157 पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो भी चुके हैं। इस संबंध में जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है, अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस, 647 कन्फर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं, जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं, विच आर अंडमान एंड निकोबार, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो हमारे केसेस में बढ़ोतरी हुई है उसका मुख्य कारण एक पर्टिकुलर लेवल पर जो हमारे केसेस आए उसकी वजह से हुई है। नहीं तो जो हमारे लॉकडाउन के एफर्ट्स थे, जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के एफर्ट्स थे, उससे केसेस तो आ रहे थे लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब समझें कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। कोरोना से लगातार लड़ रहे दिल्ली पुलिस के जवानों को आराम देने के लिए अब पुलिस प्रशासन ने रोटेशन पॉलिसी अपनाई है और इसी के तहत निजामुद्दीन थाने के 7 कर्मचारियों को 10 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है। निजामुद्दीन थाने के कुल 24 जवान अब तक छुट्टी पर भेजे गए हैं। तो कोरोना से लड़ रहे जवानों को रोटेशन पॉलिसी के तहत किया जा रहा है ताकि उनको आराम भी मिल सके। और इधर देश भर में लॉकडाउन है और इसको लागू कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने सारे नियम कानून पर ताक को पर रख दिए हैं और जन्मदिन की पार्टी का उन्होंने आज आयोजन किया है। इतना ही नहीं, पुलिस कांस्टेबल ने जन्मदिन की पार्टी में अपने मेहमानों को शराब भी परोसी। खास बात यह कि जहां पर पार्टी का आयोजन किया गया वहां से थाना कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तो ये हाल है इस वक्त पुलिस महकमे का। पुलिस कांस्टेबल इस तरह से पार्टियां कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन। जानकारी ये कि यहाँ पर शराब भी परोसी गई है। हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस कांस्टेबल ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। जन्मदिन की पार्टी की है, जबकि किसी भी तरह के
समारोह पर इस वक्त प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके ये इस तरह का आयोजन जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई भी पालन नहीं किया जा रहा और पुलिस महकमे के लोग अगर ऐसा करेंगे तो बाकी लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। राजस्थान की जयपुर से खबर, जहां कोरोना से बचने के लिए खास पब्लिक सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है। इस सैनिटाइजिंग चैम्बर में लॉकडाउन के दौरान काम पर जा रहे लोगों को साफ और सैनिटाइज करने का इंतजाम है। ये सैनिटाइजेशन चैम्बर शहर के बीचों बीच एक सड़क पर इंस्टॉल किया गया है, जिससे स्कूटर और बाइक सवार भी इसके अंदर से गुजरकर खुद को सैनिटाइज कर सकते हैं। यूपी के औरैया से खबर है, जहां एक बाइक पर सवार 3 लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें मुर्गा बना दिया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में तीनों को सजा दी और लोगों से घर पर ही रहने की अपील भी की। तो यूपी के औरैया की तस्वीर, जहां बाइक सवार 3 लोगों को इस तरह से मुर्गा बनवाया गया ताकि उन्हें समझ आए कि उन्होंने किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। और उम्मीद की जा सकती है कि इस हरकत के बाद उन्हें ये समझ आ गया होगा कि पुलिस अब लॉकडाउन को लेकर कितना गंभीर है। केरल के कोचिन से खबर है, जहां कोचिन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने घर बैठे यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया। इन छात्रों ने घर से ही अपने फोन पर डांस, गाने जैसे मुकाबलों के वीडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप के जरिए जजों को भेज दिए। कोरोना पॉजिटिव लोगों के क्वारंटीन के दौरान भाग जाने या फिर घर से बाहर निकलने पर रोक लगाने के लिए झारखंड के एक डॉक्टर ने नया तरीका बनाया। डॉक्टर ओपी आनंद ने हाथ में स्टाम्प लगाने की बजाय सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल स्टेपलर की मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने सर्जिकल स्टेपलर से क्वारंटीन पर भेजे जाने वालों की पहचान के लिए इसका इस्तेमाल करने की भी बात कही है। उन्होंने सर्जिकल स्टेपलर से एक नोट को किसी के हाथ में लगाया जिसे बगैर डॉक्टर की मदद से नहीं हटाया जा सकता। डॉक्टर के मुताबिक ऐसा करने से कोरोना पॉजिटिव खुद की पहचान को नहीं रोक पाएंगे, छुपा नहीं पाएंगे और उन्हें 14 दिन के लिए घर पर रहना ही होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से खबर है, जहां प्रशासन ने लॉकडाउन के बीच खुली सब्जी की दुकानों और बाजारों का दौरा किया और लोगों से चीजों के ज्यादा दाम न वसूले जाए, इस पर भी ध्यान दिया। तो ये बात बहुत ज़रूरी इस लिहाज से है क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है और जानकारियां कुछ जगहों से ये भी आई कि सब्जियां महंगी बेची जा रही है। तो इस बात को सुनिश्चित करते हुए ये प्रयास किया गया है प्रशासन की तरफ से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं कि लोगों को इस लॉकडाउन के समय सब्जियां तो मिले लेकिन उचित कीमत पर मिले। झारखंड के बोकारो में लॉकडाउन को नजरअंदाज कर घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। पुलिस ने कई ऐसे लड़कों को पकड़ा जो दवा लेने के बहाने घर से बाहर घूम रहे थे। पकड़े गए इन लोगों को पुलिस ने उठक बैठक भी करवाया ताकि दोबारा ये इस तरह से बाहर ना निकले घर से और इन्हें हिदायत देकर फिर छोड़ दिया। पीएम मोदी के 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया जलाने की अपील के बाद गीतकार और आर्ट गुरु प्रसून जोशी ने अपनी एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की। दीपक हूं मैं लालायित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। ज्योति रीति है मुझे निभानी, ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, सूर्य पुत्र हूं मैं उजाल हूं, मैं उन्नत अंगार भाल हूं। बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है,
बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है, बस यह लक्ष्य लिए अर्पित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। आलोकित करना है पथ को, आलोकित करना है पथ को, मुझे निभाना अग्नि शपथ को, मुझे दीप कर्तव्य निभाना, मुझे भोर तक जलते जाना, इसी बोध से मैं कृतकृत हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों हल्द्वानी के रहने वाले बताए गए। मेडिकल टीम ने दोनों का परीक्षण करने के बाद उन्हें अपने साथ वो ले गए। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की तस्वीरें, जहां मेडिकल टीम ने इन दोनों लोगों का पहले मेडिकल चेकअप किया, फिर पता चला कि इनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है और उसके बाद तबलीगी जमात में शामिल होकर चुके ये लोग लौटे थे। ऐसे में पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। मेडिकल टीम ने दोनों का परीक्षण किया और उसके बाद इन्हें अपने साथ ले गई। पूरे देश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर से ये तस्वीर सामने आई, जहां राशन बांटने के दौरान आम लोग नियम तोड़ते नजर आए। वहीं पुलिस भी गरीबों तक खाना पहुंचाने के दौरान प्रशासन की बातों को भूलती दिखी। तो ये तस्वीरें बेहद खतरनाक ऐसे वक्त में जब तबलीगी जमात के लोग देश भर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं और ये सोशल डिस्टेंसिंग के एक बार फिर से उल्लंघन करती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर चिंता बढ़ जाती है। यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं, जहां राशन बांटने के दौरान आम लोग नियम तोड़ते नजर आए हैं। पुलिस भी गरीबों तक खाना पहुंचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इन कोशिशों के बीच जो तरीका अपनाया जा रहा है, जो तस्वीर सामने आ रही है, वो चिंता में डाल रही है। प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जिनको निःशुल्क राशन वितरण करना था, लगभग 56% ऐसे लोगों को राशन वितरण किया गया है जिनको कोई मूल्य नहीं देना था। ये व्यवस्था निरंतर चल रही है। राशन शॉप्स के बाहर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्रॉपर 1-1.5 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए गए हैं ताकि दिक्कत ना आए। एक साथ यदि लोग राशन लेने के लिए जाएंगे तो सर्वर की प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए पर्याप्त समय है। 25 तारीख तक हमको राशन देना है, तो हम देते रहेंगे, कोई कठिनाई नहीं है और हम सबको देख रहे हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केरल में एक नाव वाले ने एक टापू पर फंसे 60 परिवारों की मदद की। 50 साल की उम्र वाले इस आदमी ने अपनी नाव से चावल, दाल जैसे खाने के जरूरी आइटम टापू पर फंसे लोगों तक पहुंचाए। देखिए मेनका, अगर सबसे पहले बात करते हैं निजामुद्दीन स्थित जो तबलीगी जमात का जो मुख्यालय है, इस मुख्यालय में करोड़ों रुपए का टर्नओवर महीने भर का है और जिसमें कि इनकम के सोर्सेस हैं और जिसमें कि विदेशों से बाकायदा फॉरेन करेंसी यहाँ पे आते हैं। लेकिन उस पर कितना खर्च किया जाता है, कितना इनकम आ रहा है, क्या उस इनकम जो आ रहा है क्या उसको पूर्ण तौर पे दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है, क्या उस मामले पर इनकम टैक्स भरता है या नहीं भरा जा रहा है, क्या इस मामले में FCRA का उल्लंघन तो नहीं है। तो इन तमाम मामलों पर बाकायदा अब तफ्तीश शुरू हुई है और कहीं न कहीं इसका जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद तमाम जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जाएंगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि इसकी कहां से इतना इसका पैसा आ रहा है। हालांकि अगर बात करें इसी जमात की बात करें जो निजामुद्दीन वाले जो मुख्यालय है, तो ये पूरे जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो एक मालिकाना हक है वो लगभग इसके नाम से है, मौलाना साद के नाम से, और इसके साथ साथ मौलाना साद के साथ साथ इसके जो 3 पुत्र हैं उसका भी इसमें इनडायरेक्ट तौर पे उस पर मालिकाना हक के जैसा है। हालांकि मैनेजमेंट कमेटी में जो है कई लोगों का इसका नाम है और उसके बाद किस तरह से उसको वहां से फंड मिलता था, किस तरह से पैसे बनाए जाते थे, वो भी देखना यहाँ लाजमी होगा। और खास तौर पर जो विदेश से कितने चंदा आता है, विदेश से कितने पैसे अर्जित किए जाते हैं और कितने फॉरेन पैसे यहाँ पे अर्जित किए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जब इसका डेटा निकाला जाएगा और उसके बाद जो तमाम जो संपत्तियां बनाई गई हैं उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे कई चीजें खुल के सामने आ जा सकती हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस ने जो तमाम जो सवाल भेजे हैं एक नोटिस के दौरान में, उसमें कई चीजें पूछी गई हैं, जिसमें इसका नाम, इसका पता, इसके बैंक अकाउंट, इसके तमाम जो प्रॉपर्टी के एसेट्स या उससे संबंधित तमाम जो जानकारियां जो हैं वो विस्तार में
एक नोटिस के माध्यम से भेजा गया है और बोला गया है कि इस नोटिस का जवाब आप औपचारिक तौर पर दीजिए, जिसमें कि सवाल उससे भी जुड़े हुए हैं कि यहाँ पर किस तरह से तमाम विदेशी नागरिकों को रखा गया। उस मामले में तमाम उसकी जानकारियां उसको शुरू से दी जा रही थी और उसको अलर्ट भी किया जा रहा था। उसके बावजूद यहाँ पर तमाम लोगों को इतने समूह में कैसे रखा गया, उसके साथ साथ कई जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो बकायदा भेजी गई है और नोटिस के माध्यम से बकायदा भेजा गया है, जिसमें कि मौलाना साद ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई अन्य और भी जो आरोपी हैं 5-6 लोग, बकायदा उनको बिल्कुल 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 शंकर, ये वाकई में जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये शान शौकत है, शाही जो इंतजामात होते हैं उससे कम कहीं नजर नहीं आ रहे। तो जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं उनकी स्थिति देखिए और खुद जो धर्म के खुद ठेकेदार बन जाते हैं तो अपने किसी भी शान शौकत से समझौता नहीं करते हैं और जब जान पर बनकर। और इधर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रेलवे ने सरकार के निर्देश पर अमल करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने रेल के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना शुरू किया है। गुजरात के भावनगर वर्कशॉप में ट्रेन के कोच को वार्ड बना दिया गया है। अब तक कुल 6 डिवीजन में 410 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है। बिहार के सहरसा से खबर, एक जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों तक मास्क और जरूरी सामान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई में जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए उसकी मिसाल पेश करती हुई कि अगर आपके पास खाने पीने का सामान नहीं है तो वो पहुंचाया जा रहा है। साथ ही इस भीषण संकट के समय में लोगों को इस महामारी के बारे में बताना, उन्हें जागरूक करना और कैसे से बचा जा सकता है उससे संबंधित चीज़ें बांटना एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाते हुए जनप्रतिनिधि। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी के मथुरा के एक पुलिस अधिकारी ने कोरोना पर गाना बनाकर लोगों से घर में रहने की अपील की है। पुलिस अधिकारी का ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर ये कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन की अनदेखी करने वाले लोगों से यूपी सरकार सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो कोई भी घूमते मिला उसके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर होगी बल्कि उस एफआईआर की होम डिलीवरी भी हो जाएगी। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने खुद मोहल्लों में पहुंचकर इस सरकारी फैसले का ऐलान किया कि पूरे विश्व में कोरोना की समस्या है, हजारों लोग पूरे दुनिया में मर चुके हैं, तब भी आपको बता रहे ना आप खुद मानोगे, अपने साथ लेके और भी घूमोगे साथ में दोस्त अपने। तो आज से मुजफ्फरनगर पुलिस आपके घर पे आपके एफआईआर की होम डिलीवरी करेगी। आपका बनाएंगे हम वीडियो बना के होगी एफआईआर दर्ज और वो एफआईआर आपके घर पे आके आपको पुलिस देकर जाएगी आपके हाथ में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और अगर आप नहीं लेंगे तो आपके घर के बाहर चस्पा कर दूंगा मैं, और जिसने उस कागज को फाड़ा उस पर दूसरा मुकदमा दर्ज करूंगा, फिर तीसरा करूंगा अगर फाड़ते रहोगे तो। हरकतों की वजह से ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। तो ऋषभ मणि, एक गलती ने पूरे देश को, जो कि बहुत बेहतर ढंग से डील कर रहा था कोरोना से, हम कह सकते हैं कि सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और देश को इतनी बड़ी मुसीबत की ओर और झोंक दिया है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री जबकि एक्शन ले रहे हैं लगातार, तो किस तरह की अब कार्रवाई यहां पर हो सकती, किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी इस तरह की कोई गतिविधि में लिप्त होता है, जो काम कराया जा रहा है कोरोना को लेकर के, लोगों की जांच करवाई जा रही है, कोई ब्लड टेस्ट से मना कर दे रहा है, कोई कहीं पुलिस से लौट रहा है, जैसा गाजियाबाद का कल का वाकया था, और अब यह मौलाना साद वाला मामला देश में सबसे ऊपर चल रहा है। तकरीबन 25% देश में अभी भी जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले हैं। तो अब इसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा भी कायम है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही, छापेमारी कर रही है। अभी रिसेंट जो छापेमारी शामली में हुई है, इसके
उसके पैतृक आवास पे, उसके बाद ये बात तय हो जाती है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इस मामले में दखल हो गया है। जाहिर सी बात है अब साथ से जुड़े हुए कई लोगों को पकड़ने में उत्तर प्रदेश पुलिस भी लग जाएगी। जो साथ के बारे में बताया जा रहा है, नई दिल्ली में भी इसका एक आलीशान फार्म हाउस मिल गया है जिसमें स्विमिंग पूल है, लग्जरी गाड़ियां हैं, तमाम चीजें हैं। तो ये वो लोग हैं जो लोगों को ये सलाह देते हैं कि सादगी से रहिए और उनका रहन सहन कैसा है इसका भी खुलासा हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक क्रिमिनल मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है, इसलिए पुलिस अब उसको एक क्रिमिनल केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रदेश में जहां भी इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके पुलिस जरूर उठाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज भी जो कोरोना केस पॉजिटिव आए हैं 34 जो पॉजिटिव केस आज आए हैं यूपी में, ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अभी हम जहां पे खड़े हुए हैं ये लखनऊ के सदर इलाका है मामला, यहां से जो पीछे मस्जिद दिखाई दे रही है वहां पे 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। करीब 500 मीटर का पूरा दायरा है जिसको सील कर दिया गया है, पुलिस तैनात कर दी गई है। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रही होगी कि जमात से निकला हुआ एक कोरोना का वायरस देखिए कहां तक पहुंच चुका है। एक अज्ञानता जो दिखा रहे हैं, जो गैर जिम्मेदार अपना रवैया दिखा रहे हैं, उसकी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर पीछे जो मस्जिद दिखाई दे रही है हरे रंग की, इसी मस्जिद में 12 लोग रह रहे थे जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस पूरे इलाके को ये देखिए रस्सियां लगा के इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहां से अब ना कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई यहां आ सकता है। भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है, हर तरफ यहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। अभी चंद मिनट पहले इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, फायर ब्रिगेड की मशीनें लग गई हैं, नगर निगम की मशीनें लग गई हैं और यहां पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। एक एक घर को चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर जो 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो किन किन घरों में गए हैं, किन दुकानों में गए हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके छिड़काव किया जा रहा है। तो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए ये काम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अगर मौलाना साद ने ये हरकत ना की होती या उनकी जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं अपनी सामाजिक, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते, खुद इन्फॉर्म करते, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये सदर बाजार का तकरीबन 1 किलोमीटर का ये एरिया है जिसको अब सील कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है किसी भी वाहन के लिए भी, किसी भी आने जाने वाले के लिए। तो अब ये कहीं ना कहीं से एक मैसेज तो जा ही रहा है कि अगर जो 12 लोग इस मस्जिद में रुके थे वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे होते, उन्होंने खुद इन्फॉर्म किया होता समय से, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ये 12 लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया ये भी जमात से ही जुड़े हुए थे। बिल्कुल ऋषभ, यही है कि इस तरह की दिमाग में बातें भर दी गई हैं। आप वहां फंसे थे, छिपे थे, इसको लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही, चलिए वहां तक भी हम मान लेते हैं, लेकिन जब आप बाहर आ रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो क्यों नहीं खुद सामने आकर कह रहे कि हम भाई जमात में गए थे, हमारा टेस्ट कर लीजिए। वो तो छोड़िए, गाजियाबाद की जो खबर आई वो और ज्यादा शर्मनाक थी, जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सलूक किया जा रहा है। तो वाकई में ये उन लोगों को देखना होगा जो लोग अब भी मौलाना की कही बातों पर अमल कर रहे हैं कि ऊपर वाला आपको नहीं बचाएगा, बचाएंगे तो आपको धरती के देवदूत जो डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए कॉपरेट कीजिए। धर्म को देखकर कोरोना वायरस अटैक नहीं कर रहा है। तो जो बात साध ने कहनी थी वो कह के खुद क्वारंटीन हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में बात इस कदर घर कर गई है कि अब जो भी उनके पास ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहा है तो उनके साथ भी बदसलूकी की जा रही है। हम लौटेंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन एक बार फिर से जो ये 3 तस्वीरें हैं देखिए जरा। तो अमूमन यही होता है, अगर किसी को धर्म की ठेकेदारी करनी होती है, हम कहें कि पाखंड की ठेकेदारी करनी होती है, तो उसका असल चेहरा यही रहता है। लोगों को सादगी भरा जीवन जीने का उपदेश दिया जाता है, लेकिन खुद की शान शौकत में कहीं कोई कमी नहीं है। तो आप इन प्रॉपर्टी को देखिए, आप इन आलीशान बंगलों को देखिए, लग्जरी गाड़ियों को देखिए, स्विमिंग पूल देखिए। तो क्या वाकई में जो धर्म का संदेश फैलाने के लिए यहां पर दुनिया में आया हो, किसी भी धर्म का हो, तो क्या वो इतनी भौतिक सुख सुविधाओं का आदी होगा? क्या उसे ऐसा होना चाहिए जो कि सादगी का संदेश देता है? तो दोगलापन है, दोहरा चेहरा है जो सामने आ रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस जो शामली में पहुंची है और कोशिश हो रही है उसे पकड़ने की। वहीं दिल्ली के आप फार्म हाउस की तस्वीर देखिए, क्या आलीशान फार्म हाउस है, बाग बगीचे अंदर है, पूरा स्विमिंग पूल है और घर भी जो इसे हम कहें कि आलीशान एक महल अपना बना कर रखा है। और इसके बाद अब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जिस ऑडियो में कोरोना के खिलाफ जो गलत जानकारी दी गई मौलाना साद की तरफ से, जिस पर लोग शायद अब भी अमल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे होते तो जो डॉक्टर्स उनका इलाज करें उनके साथ बदसलूकी नहीं करते, तो वो जरा ऑडियो सुनिए जिस बातों से, अपने जिस शब्दों से लोगों के दिमाग में जहर बोया है मौलाना साद ने। क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के
कि कुदरत के निज़ाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे, और ये मौका अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का होता है। और उधर अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच मस्जिद में भारी भीड़ इकट्ठी होने की खबर पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने जैसे ही लाउड स्पीकर से लोगों को मस्जिद खाली करने के लिए कहा, उन पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने भी मस्जिद में जमा हुई भीड़ को खदेड़ा और मस्जिद को खाली करा लिया। थाना बन्ना देवी के अंतर्गत रघबीरपुरी चौकी में एक मोहल्ला तकिया पड़ता है, वहाँ एक मस्जिद पे कुछ लोग इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। इस सूचना पर पुलिस मौके पे गई। पुलिस ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस पर वो लोग उग्र हो गए और उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया और पुलिस से